तब जब कॉल ऑफ किया और मैंने कहा कि हम अदलिया में सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो मेरी पार्टी ने भी बड़ी तनकीद की, मीडिया में भी मेरी बड़ी तनकीद हुई और हर तरह की चीज हुई, जो यू टर्न। तो मैं तब भी जब हमने फैसला किया, मुझे याद है फर्स्ट को ये अदलिया बैठी थी और उन्होंने मुझे, एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैं बजाय सड़कों पे मैं अदलिया में आऊं। मैं बिलीव करता हूं, सर्विंग या रिटायर्ड जज? नहीं, वही जो ये बेंच था, मेरे ख्याल में जस्टिस कोसा ने कहा था, वो जो बेंच बैठा था फर्स्ट को, हमने फर्स्ट को जब बेंच बैठा था उसके बाद फैसला किया था, आपको याद होगा कि हम 2 को कॉल ऑफ कर रहे हैं। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आपने सुन लिया होगा कि हुकूमत ने GIT बनाई है जो इस सारे मामले की छानबीन करेगी, इंक्वायरी करेगी और अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, क्योंकि ये बड़े संगीन वाक़यात हैं। ये हेरा फेरी और फ्रॉडिया बंदा तो पहले ही था, सब दुनिया जानती है, लेकिन ये दहशतगर्द भी था, इसका किसी को इल्म नहीं था। अब वास्ता पड़ा है तो सामने आया है, और ऐसी वैसी कोई दहशतगर्दी, यानी मैंने ना इससे कोई बड़ा फ्रॉडिया पाकिस्तान की सियासत में कोई देखा है और ना कोई इस तरह का मैंने दहशतगर्द पाकिस्तान की सियासत में को देखा है। ये तो हर मामले में दूसरों से नंबर लेके जा रहा है, ये आगे जा रहा है। ये नहीं कि चाहे वो अपना किसी सियासी जमात पे पाबंदी दुरुस्त अमल नहीं है, लेकिन पेट्रोल बम मिल रहे हैं, पुलिस पे अटैक हो रहे हैं, ये भी कोई तेरा तुरा पेट्रोल बम किस लिए फेंके? पुलिस वाले वहाँ जल के मर जाएं? अगर वो जल के मर जाते, ना भागते वहाँ से, तो क्या होता वहाँ पे? एक कोहराम मचता वहाँ पे। टीटीपी के कुछ लोग और ये कहाँ, किसने सिखाया है भाई कि आप पेट्रोल बम फेंकें, यानी पुलिस वालों के ऊपर? ये तो पहली दफा कोई किसी सियासी पार्टी की तरफ से इस तरह की हरकत हुई है। ये तो नाकाबिले बर्दाश्त है। हमने पाकिस्तान को दबोना है, ऐसे लोगों के खिलाफ भरपूर एक्शन होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन आसिफ जरदारी जेल में रहा, 5 साल बेनजीर भुट्टो जेल में रही, 5 साल नुसरत भुट्टो जेल में रही। इज इट नॉट इनफ टू प्रूव विद देयर इनोसेंस? अगर आप नहीं साबित कर सके, जस्ट गो टू हेल, खत्म। ये तस्वीर आपके साबिक सदर की है। इंसानियत सोच है। ये उस वक्त बेनजीर के मियां थे, इनको गिरफ्तार किया गया, इनको इस्लामाबाद लाया गया, बात नहीं बनी, लाहौर ले जाया गया, और इनका ट्रायल कौन कर रहा था? लाहौर में मैं इस आदमी का वकील था जिनको आसिफ जरदारी आप कहते हैं, और जेल के अंदर कोट लखपत में इनकी फैक्ट्री के साथ जुड़ी हुई जेल है, कोट लखपत जेल, उसमें ट्रायल कर रहा था जनरल जियाउल हक का भांजा। मुलजिम कौन था? जुल्फिकार अली भुट्टो का दामाद। और फिर ये जो आप कहती हैं ना कि ये NRO की वजह से ये आ गया आसिफ जरदारी, रॉन्ग। क्या NRO की वजह से आया आसिफ अली जरदारी? दुनिया कह रही है फ्रॉड, करप्शन, ये वो नैब कोर्ट्स, एंटी करप्शन कोर्ट्स बैठे हुए थे, जिन वो 8 केसेस से बरी हो रहे। तो याद है कि ऐसा भी मुझको केस गुलाम इसाक खान ने कोर्ट किया कि जी बम बांध दिया गया, तो याद है? वो सारे केसेस मैंने जेल से जीते। पाकिस्तान की सियासी तारीख का सबसे बड़े मजलूम का नाम है आसिफ जरदारी। आज मैं पता नहीं सच बोलने के मूड में। अच्छा, पता है क्यों? जितना जुल्म इस बंदे के साथ हुआ है, बीबी के साथ, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ वाबस्ता होने के फौरन बाद नून लीगियों की इबलीसी और शैतानी जेने कैंपेन 10% वगैरह, और हुकूमत जो जुल्म और जबर कर रही है, बदमाशी कर रही है, और जो बड़े दावे करके आया था, जो कौम को उसने सब बाज दिखाया। मैं कहता हूं सदी का अगर झूठा और गलीज शख्स देखा जाए, इमरान नियाजी है। यार एक चरावा होता है ना, उसकी भी कोई गैरत और सोच होती है, उसका भी कोई कोलो फेल होता है, कोई उसमें भी थोड़ा सा जमीर और ईमान होता है। ये तो बेईमान है, बदबख्त है, झूठा है, कौम को जलील कर दिया। दुनिया पे हम भिखारी बन गए। कहीं कोरोना ड्रामा चल रहा है, फ्रॉड चल रहा है, कोरोना के नाम पे भत्तेखोरी चल रही है, लूट खसूट है, उधर जलसे हो रहे हैं, उधर स्कूल कॉलेज बंद कर दिए हैं, लोगों को बस बच्चों की तलीम को तबाह बर्बाद कर दिया है, और नौजवानों को जबरदस्ती इमरान खान ने बेरारवी पे लगा दिया, चर्च पे लगा दिए, हिरवैन पे लगा दिए, क्योंकि खुद हिरवैन पीने वाला है, कोकेन इस्तेमाल करता है, करप्ट और बददियानत आदमी है। अब इसने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां पे बैन लगा के
नौजवान नस्ल को, क्योंकि जो स्कूल कॉलेज नहीं जाएंगे वो चेस पिएंगे, वो हिरवैन पिएंगे, ये इसका एजेंडा पाकिस्तान की नस्ल नौ को तबाह करने का एजेंडा है। क्योंकि देखें खेल इसने तबाह कर दिए, क्रिकेट तबाह हो गई, स्पोर्ट्स मैन आया, बाकी स्पोर्ट्स देखें तबाह कर दी, अब इसने मुल्क को तबाह कर दिया। ये आटा अपना इसने गंदम रूस से मंगाई जो जहरीली और गंदी तरीन गंदम है, जो पाकिस्तान 7वां मुल्क है दुनिया का, 7वां मुल्क है दुनिया का जो हमारे पास गंदम का, मगर गंदम इसकी नाकिस और करप्ट और गलत इसकी पाकिस्तान दुश्मन पॉलिसियों की वजह से और गंदम जो है ना पाकिस्तान में बाहर भेजी गई और नायाब हुई, और अफगानिस्तान में इमरान खान के करिंदों ने स्मगलिंग करके भत्तेखोरी की, और इसका जिम्मेदार ये करप्ट वजीर आजम है, इसकी नलायक कबीना है, इसके चोर वजीर आला है, बददियानत और माफिया है जिसकी कोई सोच नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, जो कहता है कि शेख उमर जैसे आदमी को मैंने सीपीओ लाहौर लगा के और मैंने अपने बहनोई का कब्जा छुड़ाया, मेरी आईजी नहीं मानते थे। मैं कहता हूं लानत है ऐसे वजीर आजम पे, ऐसे ओहदे पे। अगर पाक में गैरत होती तो इस करप्ट वजीर आजम को घसीट के जमीन पे मार देते। तो जिसकी आईजी ने सुनी, अगर आईजी तेरी नहीं सुनता, 4 आईजी तूने अपने बहनोई के कब्जे के लिए आपने अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। मैंने ये 3 वीडियो लगाई है, एक वीडियो फवाद चौधरी के साथ, कुछ और लोगों की भी है। अब बयानात ज़ाहिर है तब्दील हो, लेकिन दलाइल के साथ। फवाद चौधरी का बयान भी सामने है, फिर हसन निसार साहब का भी है, ओवरऑल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने भी क्या बातें की है। भारत, मैं किसी पार्टी का तर्जुमान नहीं हूँ, लेकिन हक़ और हक़ाइक़ को सामने लाना। मैंने मियां नवाज शरीफ साहब का भी बयान लगा दिया कि क्या कहते हैं, क्या कह रहे हैं मौजूदा सूरत हाल में। बहुत ज़्यादा मसलन सख्त अल्फाज हैं इमरान खान के बारे में। इसी तरीके से दस्ती साहब, फवाद चौधरी साहब तो शहीद हो गए पीटीआई में, हालांकि वो मल्टीपल लोटे हैं, एक जमात के नहीं, कई जमातों में रहे। पीटीआई में आने वाले मल्टीपल लोग हैं। आज मैं अली मोहम्मद साहब से ये कह रहा था, अली मोहम्मद साहब जेन्युइन पीटीआई के लीडर है, जेन्युइन। तो मैं ये कह रहा था कि इमरान खान साहब ने जो आज पीटीआई के सीनियर लीडर्स की मीटिंग बुलाई है, वो इलेक्शन के इश्यूज़ पे बात करने के लिए, और इससे भी पहले जो भी होती थी तो उसमें तमाम तर वो लोग होते हैं जो लोटे हैं। आज़म स्वाति साहब लोटे, फवाद चौधरी साहब लोटे, इसी तरीके से दूसरे जो लोग हैं वो सारे लोटे इस अहम तरीन मीटिंग में आए हैं। और जो जेन्युइन पीटीआई का, जो पीटीआई में था, असद उमर ठीक है मौजूद थे इसमें, लेकिन जो जेन्युइन है जैसे अली मोहम्मद साहब हैं या और दूसरे इनके लीडर हैं, वो मौजूद नहीं थे एक आध के अलावा। तो मेन मशवरा इमरान खान का जो होता है वो अपने उन लोगों से होता है, और वो उनको जाहिर करते हैं कि ये पीटीआई के सीनियर तरीन लीडर हैं। अब कल दस्ती साहब भी हो जाएंगे इनके सीनियर लीडर, और वो मशवरा देंगे। सुनिए दस्ती साहब क्या कह रहे हैं। अब इतने बड़े बड़े जुमले कहने के बाद आप अगर उसको कायद मानेंगे जिसको क्या कह रहे हैं, मतलब ये आईना है, मफादात हैं, इमरान के मफादात हैं इससे आजकल, और इनके मफादात है, कोई उनको पूछ नहीं रहा है, तो इन्होंने कहा कि चलो इमरान की पार्टी में चले जाए, उससे कोई फ़ायदा हो जाएगा। तो मफादात है, कैरेक्टर कुछ नहीं है। फवाद चौधरी का कैरेक्टर कुछ नहीं है, इनका कैरेक्टर कुछ नहीं है दस्ती साहब का। तो ये 3 वीडियो मैंने दिखाई आपको, ज़रा सा आप भी इंजॉय करें। और व्हाट्सएप मैसेज पे पहले भी मैसेज हुआ और फिर सो मोटो लिया गया। एक और वीडियो भी मैंने दिखाई है, मुझे याद पड़ा कि किस तरह से इमरान खान को आसिफ सईद खोसा, जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने मैसेज दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, एक पॉलिटिकल बंदे को, अपोजिशन को, जो कि धरना दे रहा है, इलीगल काम कर रहा है, एक इलेक्टेड हुकूमत को चैलेंज कर रहा है, चले इनका इख्तियार है सियासी तौर पर जलसे जुलूस, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने अटैक किया था, आपको पता है कि पीटीवी पे और सुप्रीम कोर्ट पे, उससे आसिफ सईद खोसा मैसेज दे रहे हैं कि ये छोड़ दें, हम आपके साथ। देखिए इमरान खान ने इकरार किया है इस वीडियो में। तो उस वक्त भी व्हाट्सएप मैसेज चले थे, अभी भी सुना है कि व्हाट्सएप मैसेज चला है कि पिटीशन लाओ,
पिटीशन लाओ फैसले आने। तो सोचिए यार कहाँ चली गई जुडिशरी। आज मैंने ये सवाल उठाया लीगल कि भाई चीफ जस्टिस साहब को किसने इख्तियार दिया। मैंने नहीं कहा, ये आइन कह रहा है। इस पे कंवर दिलशाद साहब ने भी बोला था, चीफ जस्टिस साहब को कौन से आइन के तहत इख्तियार है कि वो इलेक्शन कमीशन को ये धमकी दें कि अगर तुमने मुनसिफाना इंतखाबात नहीं कराया तो हम इंटरफेयर करेंगे। मुनसिफाना इंतखाबात कराना, देखिए आइन सबसे बड़ा है ना, कोई जस्टिस कोई बड़ा नहीं है, कोई फैसले बड़े नहीं है, आइन सबसे बड़ा है। और अगर आइन में कोई चीज़ क्लियर कट है तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसकी तशरीह अपने लिहाज से करेगी, वो गलत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आइन में 213 से लेकर 226 तक आर्टिकल सिर्फ इलेक्शन कमीशन पे और 219 पे तो वाज़ेह तौर पे कहा है कि जनाब इलेक्शन कमीशन ने फेयर इलेक्शन कराना है, इलेक्शन फेयर होना चाहिए। तो ये काम तो, और अगर इलेक्शन फेयर नहीं है तो इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल बनाएगा, जो ट्रिब्यूनल फेयर नहीं है तो वो इलेक्शन जो, हाँ अपील, अगर ट्रिब्यूनल ने अपील, जो ट्रिब्यूनल में फैसला हुआ उस पर कोई जो भी शख्स है वो अपील पे जाए, वो आप सुनिए। ट्रिब्यूनल ने फैसला किया था डिप्टी स्पीकर का, जो जिसके ऊपर ट्रिब्यूनल ने कहा था 55,000 पाँव के निशानात थे, 55,000। सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे दे दिया और उस वक्त तक वो डिप्टी स्पीकर रहा, उसको कोई हटा नहीं सका, जबकि ट्रिब्यूनल ने 55,000 जाली वोट डालने का फैसला दिया था। ज़रा सोचिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था। अब कोई कहे आप सुप्रीम कोर्ट की तौहीन कर रहे, नहीं भाई, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जजेस ने स्टे दिया या नहीं दिया। 55,000 जाली वोटों का ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया था या नहीं दिया था। और फैसला देने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर स्टे देने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, यही बेंच है, यही लोग हैं, सो गए और वो डिप्टी स्पीकर रहा, फिर उसने गैर आइनी काम भी किया डिप्टी स्पीकर। तो ये क्या है? और इंटरफेयर, अब मुझे कोई बता दे, मैं भी एक तालिब इल्म हूँ, मुझे कोई बता दे कि कहाँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फेयर इलेक्शंस के लिए इंटरफेयर कर सकते हैं। हालांकि मैं एक जगह पर मसलन एक फ़ैसला भी है उसमें जस्टिस गुलजार, जस्टिस आसिफ कोसा बनियाल साहब का, कि ये काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन कराना और वो साफ शफाफ इलेक्शन कराना, ये किसी और इदारे का नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ उनके पीछे, क्योंकि उसमें से जुडिशरी के लोग भी जाते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर, तो पीछे जो है ना वो एक आपको इलेक्शन जो आइन ने आपको दिया है उसके लिए खड़ी है। ये कहीं नहीं है कि अगर आपने फेयर इलेक्शन नहीं कराया, क्यों नहीं कराएंगे भाई इलेक्शन कमीशन, ये आपको क्यों महसूस हुआ? अगर कोई ये कह दे कि चीफ जस्टिस ये फैसला गलत देंगे तो आप तौहीन अदालत कर देते हैं। भाई पहले से आप कैसे कह सकते हैं कि वो गलत फैसले देंगे? इसी तरह पहले से आप कैसे कह सकते हैं कि एक इलेक्शन कमीशन जो एक आइनी बॉडी है, इलेक्शन बॉडी, इलेक्टेड बॉडी है, आइनी बॉडी है, जो इंडिपेंडेंट बॉडी है, जो किसी इदारे के अंडर नहीं आती, ना हुकूमत के ना सुप्रीम कोर्ट के, उसको आप धमकी दे रहे हैं कि उसको, ये धमकी हुई, लोगों ने कहा कि आप उसको कह रहे हैं कि जी फेयर इलेक्शन नहीं कराए, जबकि आपका कोई लेना देना नहीं है इलेक्शन से। ये सारी बात मैंने बता दी। फिर दूसरी तरफ आप कहते हैं कि रेफरेंसेस, ये जो ऑडियो लीक्स आई हैं, ये सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करने की कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट को कोई बदनाम नहीं कर सकता, वो एक इदारा है। इसी तरह फौज को कोई बदनाम नहीं कर सकता, एक इदारा है। लेकिन इंडिविजुअल्स पे बात आती है। बात यह है कि उस ऑडियो लीक्स की जिसको बार काउंसिल्स ने रेफरेंस दाखिल कर दिया है, इसी ऑडियो लीक्स पे आप सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का एक हिस्सा हैं। अगर आपने पहले से ये स्टेटमेंट दे दी तो उसका मतलब है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में आपका फैसला तो आ गया कि आपने कहा है कि ये सब जाली है और ये बदनाम करने की कोशिश है और ये कोई ऑडियो नहीं है। तो इस ऑडियो की तरदीद तो किसी ने भी नहीं की। और माजी में सुप्रीम कोर्ट ने इसी ऑडियो की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बेनज़ीर साहिबा की सज़ा ख़त्म कर दी थी, इस ऑडियो की बुनियाद पे। और दो जजेस, जस्टिस क़य्यूम और जस्टिस एक कोई अरशद थे कोई, इन दोनों जजेस ने इस ऑडियो के ऊपर तो ऑडियो की अहमियत तो है।
चले जी, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फैसला करे कि जाली है, गलत है, इन्वेस्टिगेशन करके। लेकिन बगैर इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अभी आई नहीं है, एक जज जो उसका मेंबर है वो ये कह रहा है कि सब फ्रॉड है, तो फिर इस लिहाज से फिर क्या होगा? एक चीज, व्हाट्सएप मैसेजेस अगर आएंगे तो फिर दायरे जाएगा पिटीशन दाखिल, फैसला। और देखें, इलेक्शन कमीशन ही इसका इख्तियार रखता है कि वो इलेक्शन कराए। और आप आइन का आर्टिकल 224 करते हैं तो 224 में 90 दिन में इलेक्शन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपने अपने फैसले में इस 90 दिन को चेंज करके क्या कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन समझता है तो फिर कुछ दिनों के लिए आगे कर सकता है, कुछ दिनों के लिए। वो कुछ दिनों में आपने टाइम वो नहीं किया, हालांकि इस पे आपको करना नहीं चाहिए। आप अगर हम आपसे पूछेंगे तो आप कहेंगे आइन का आर्टिकल 224 है तो 254 भी है, जिसमें ये कहा गया है कि जो टाइम अगर दिया गया है किसी जगह स्पेसिफिक, उसको आगे पीछे किया जा सकता है। इसीलिए आपने फैसला दिया और कहा कि आगे किया जा सकता है। मसलन 224 को आपने साइड में रख दिया। तो अगर इलेक्शन कमीशन जिसका ये इख्तियार है वही समझता है तमाम वो पार्टी जो इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करते हैं, जिस पे इलेक्शन होता है, वो सब नफ़ी कर दें, तो इलेक्शन कमीशन फिर अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करके इस इलेक्शन को पोस्टपोन कर सकता है। अब देखते हैं कि ये व्हाट्सएप मैसेज किस हद तक कामयाब होता है। एक और बात जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जिस तरह मैंने कहा खुफिया राब्ता, वो खुफिया राब्ता क्या है आप समझ गए होंगे। अब बुशरा बीबी साहिबा बहुत गुस्से में, बहुत नाराज़ हैं जो इस वक्त सिचुएशन है। उनका वो अमल सारा फेल कर रहा है जो वो करना चाह रही हैं, क्योंकि जिस जगह पर इमरान खान हाथ डालते हैं वो प्रॉब्लम, जिस जगह डालते हैं वो प्रॉब्लम, जो वो आपके हिकमत अमली इस्तेमाल करते हैं वो प्रॉब्लम। तो इस बुनियाद पर यकीनन इख्तिलाफात तो बनेंगे, हालात तो ख़राब होंगे, नाराज़गियाँ आएंगी। मैं चले नाम कोड नहीं करता, पीटीआई के 2 अहम लीडरों को बुशरा बीबी ने उस जगह से निकाल दिया कि जाओ तुम लोग हो जो इस वक्त तबाही कर रहे हो। दूंगा नाम, 2 लीडर, दोनों इमरान खान को इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी समझ में आ गया है, लेकिन इमरान खान की समझ में नहीं आया। ठोक दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।